हाँ जी गौरीश, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। चलो, बेस थ्योरम से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दूं। आपको याद तो होगा वैसे, लेकिन फिर भी देखो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज के होने के चांसेस बताना, प्रोबेबिलिटी बताना कहलाता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, अगर हमने कोई इवेंट डिफाइन किया है इवेंट ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए अपॉन टोटल आउटकम्स ऑफ ए, सॉरी, ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो दिस इज बेसिक प्रोबेबिलिटी। फिर एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बाय बी से। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि बी के हो जाने के बाद ए के होने के क्या चांस है। यानी कि ए की हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मतलब ये तो हो गई नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, वी नीड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसमें कंडीशन ये है कि बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है। ओके। सारे यार, अरे स्क्रीन क्लियर कैसे करते थे? ठीक है गौरीश, ये तो आपको ध्यान होगा ही। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कंडीशनल की डिटेल में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको आप बोलते हो ए बाय बी, इसके अंदर जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। मतलब कॉमन आउटकम्स ऑफ ए एंड बी, और टोटल आउटकम्स की जगह हो जाते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बी। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज मैंने आपसे कहा अ डाई इज थ्रोन। तो आपको पता है कि हमारा सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एस जो है वो आपका 6 है। ये तो आपको क्लियर है ही। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि एक इवेंट है गेटिंग एन गेटिंग अ प्राइम नंबर,
तो आप मुझे एक ही प्रोबेबिलिटी के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स बोलोगे वो बोलोगे 2, 3, और बी मैं बोलूंगा गेटिंग एन इवन नंबर। तो आप मुझे बी के फेवरेबल आउटकम बोलोगे 2, 4, 6। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि व्हेन यू नो दैट इवन नंबर हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी कि अगर मैं कहूं कि इवन नंबर ऑलरेडी आया है, तो आप 3 ऑड नंबर यहाँ काट दोगे तो आपके जो जो टोटल आउटकम्स हैं वो सिर्फ 3 रह गए। यानी कि 3 कौन से 3? 3 रह गए इवन नंबर वाले 3। यानी कि आपकी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ बी बिकम्स टोटल आउटकम्स। यानी कि ये जो नीचे वाले होते हैं ये टोटल आउटकम बन जाते हैं, और इन दोनों का जो कॉमन होता है, यानी कि द नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम, वो बन जाता है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, यानी कि इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि कंडीशनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। मतलब ये फॉर्मूला है, याद तो सब सिर्फ सिर्फ ये फॉर्मूला ही रखते हैं, कोई ये याद नहीं रखता कि ये क्यों होता है। लेकिन बताना मेरा जरूरी था ताकि आपको क्लियर हो जाए या याद आ जाए, मैंने पहले भी आपको बताई हुई है ये सब बातें। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट पेज कैसे आएगा भाई यार। ठीक है, अब मैं गौरीश थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेस थ्योरम का कर रहा हूँ। देखो बेस थ्योरम के अंदर देखो बेस थ्योरम में क्या है। देखो बेस थ्योरम है प्रोबेबिलिटी E1/A। तो इसको हम लोग लिखा करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इन A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू A/E3। यानी कि अगर हमारे पास E1, E2, E3 तीन ऑप्शन है, और ए जो है वो इवेंट है दैट इज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो बेज एक मैथमेटिशियन था जिसने रिवर्स प्रोबेबिलिटी को यूज किया था। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है मैं अभी बात करता हूँ। उसने रिवर्स प्रोबेबिलिटी को यूज किया था ये पता लगाने के लिए कि एक इवेंट के हो जाने के बाद दूसरी इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। मतलब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बेस बनाकर उसने अपनी थ्योरम डिराइव की थी।
अब इसके अंदर ये जो E1 है, E2 है, E3 है, दीज आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस, जो एक जैसी 3 ऑप्शन है। मैं अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ जाओगे। तो ये E1, ये E2, ये E3, यानी कि ये E1, ये वाला E1 भी यही है, ये E2 भी यही है, और ये E3 भी यही है। अब ये क्या है, ये एग्जांपल में बेटर समझ में आएगा, ठीक है। बट इसको मैं अभी क्लियर करके फिर समझाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहले मैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर लूं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि ए बाय बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे ए है। अब हम यहाँ से, मतलब यहाँ से इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। मतलब ये वाली चीज ये रही, और ये वाली चीज क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आ गई, ठीक है। अब हम ये वाली चीज को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, यानी कि इन अदर वर्ड्स ये हुआ कि ये जो बी बाय ए है, ये ये उल्टा होकर ए बाय बी बन गया यहाँ पे। मतलब इसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी हमने यूज कर ली। रिवर्स मतलब ये वाली रिवर्स प्रोबेबिलिटी हम यूज कर रहे हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और इस प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हमने ए बाय बी से वैल्यू निकाल के इंटरसेक्शन की बी बाय ए में पुट कर दी। तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके बेज ने अपनी थ्योरम डेवलप की थी। हालांकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इग्नोर इट, मैं सीधा थ्योरम पे आता हूँ। मैं थ्योरम आपको क्लियर करता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। बेज ने कहा था, मतलब हमारे पास ऐसे होगा E1, E2, E3 और F, यानी कि बैग ए इज सिलेक्टेड, बैग बी इज सिलेक्टेड, बैग सी इज सिलेक्टेड, और F है ड्रॉन बॉल इज वाइट, या ऐसा कुछ। तो अब वो आपसे चाहते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो, जब आपको पता है कि बॉल वाइट आ चुकी है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से आई थी, मतलब बैग बी से आई थी। यानी कि E2/F निकालने के लिए आपसे कहा गया। तो वैसे तो नॉर्मली तो आप फॉर्मूला यूं लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। लेकिन बेज ने इसको इलेबोरेट करके कैसे कहा था, उसने ना एक्चुअली F अपॉन E2 वाले को यूज किया था। F अपॉन E2 का फॉर्मूला है E2 इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ से हटा देंगे, और हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने नीचे से हटाया है, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बेसिकली इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू F अपॉन E2, मतलब इसका रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
एफ अपॉन ई टू। और अब जो नीचे इसको इलेबोरेट करेंगे तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज वाइट। तो व्हाइट बॉल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं यहाँ पे, तो व्हाइट का मतलब है अब वो किसी भी बैग से हो सकती है। तो इसका मतलब है वो बैग 1 से भी हो सकती है, ठीक है, वो बैग 2 से भी हो सकती है, और वो बैग 3 से भी हो सकती है। तो हमने तीनों पॉसिबिलिटीज को प्लस कर दिया और नीचे टोटल आउटकम्स में डाल दिया। तो यानी कि वो एफ अपॉन ई थ्री, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई थ्री। यानी कि एक तरह से बेस थ्योरम को इलेबोरेट करके मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया। तो ये बेस थ्योरम है। अब मैं सीधा इसका एक क्वेश्चन करता हूँ। तो वो क्वेश्चन आपको जैसे ही क्लियर होगा वैसे ही सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँ, एक मिनट। देखो, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक बनाया हुआ अपनी तरफ से, अभी आपको समझाने के लिए बनाया। यहाँ पे है कि देयर आर, इन्होंने बोला है कि देयर आर 3 बैग्स कंटेनिंग व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। 3 बैग्स को आपने इस तरह से लिखना है, मतलब ये मैं एग्जैक्टली वो आंसर कर रहा हूँ जो आपने करना है। 3 बैग आपने बना देने हैं। तो ये हो गया बैग ए, ये हो गया बैग बी, ये हो गया बैग सी, या 1 2 3, या ABC, जो भी आप नाम दे दो, ठीक है ना। लेट इट बी, ठीक है। तो ये हो गया बैग 1, बैग 2, बैग 3। इन्होंने बोला है फर्स्ट बैग कंटेन 3 वाइट 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल, टोटल हो गई इसमें 5। एंड सेकेंड बैग हैज 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल, 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल, टोटल हो गया ये भी 5। और एंड द थर्ड बैग हैज 4 वाइट 1 ब्लैक, 4 वाइट 1 ब्लैक बॉल, ये भी टोटल हो गया 5। ठीक है। अब वो कह रहे हैं वन बैग इज चूजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट विच टर्न आउट टू बी वाइट। यानी कि ये हो चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपने क्या किया, E1, E2, E3 और F, आपने 4 नाम दिए। E1, बैग 1 इज सिलेक्टेड। E2, बैग 2 इज सिलेक्टेड। और E3, बैग 3 इज सिलेक्टेड। और F है ड्रॉन बॉल इज वाइट। ठीक है। तो ये हो गए। अब उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम थर्ड बैग, यानी कि थर्ड बैग को आपने E3 का है, तो यानी कि उसको आपसे E3/F चाहिए। E3 यानी कि जब हमें ये मालूम है कि बॉल वाइट आ चुकी है, तो उसके बाद वो थर्ड बैग से आई थी, इसकी रिवर्स प्रोबेबिलिटी चाहिए उनको। तो वहां पे बेस थ्योरम ने एक थ्योरम दी थी, वो थ्योरम मैं अब लिख रहा हूँ। ठीक है। वो थ्योरम मैं थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/F, ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, सॉरी 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 सॉरी, E3 नहीं, हाँ सॉरी, F/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। मैंने पहले शायद गलत लिखा होगा, कोई बात नहीं। बहुत टाइम बात करा रहा हूँ तो इसलिए याद भी नहीं आ रहा था।
अब हम यार नीचे इसके 3 ऑप्शन है ना, तो आपने तीनों बार यही लिखना है। ये हो जाएगा E1, ये E2, ये E3। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E3। मतलब आपको ये 6 प्रोबेबिलिटीज पता होनी चाहिए और आपको सिर्फ इनको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपकी बेस थ्योरम निकल आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इज सिलेक्टेड। तो बैग सिलेक्ट उन्होंने बोला है कि अब 1 बैग इज चूजन एट रैंडम। यहाँ पे इन्होंने बोला है 1 बैग इज चूजन एट रैंडम। तो इसका मतलब है इसकी तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, 1/3, 1/3, तीनों बैग के इक्वल चांसेस हैं आने के। और अब एफ अपॉन इवन को हम लोग यूं पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज वाइट व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड। ये रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब रिवर्स कंडीशन है कि अगर बैग 1 सिलेक्ट हुआ तो व्हाइट बॉल के आने के क्या चांस है। तो बैग 1 में व्हाइट बॉल कितनी है, 3 व्हाइट 2 ब्लैक थी ना, तो ये हो गई 3/5, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5। और एफ अपॉन इंटू को पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन बॉल इज वाइट, सॉरी, एफ अपॉन इंटू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल व्हेन बैग 2 इज सिलेक्टेड। तो ये हो गई 2/5 और ये हो गई 4/5। और अब आपको यहाँ पे सिर्फ इनके अंदर, मतलब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये है F/E3, यानी कि 4/5 इंटू 1/3। और नीचे नीचे आएगा F/E1, हो गया हमारा 3/5 इंटू 1/3, 2/5 इंटू 1/3 और 4/5 इंटू 1/3। तो ये हो गया ऊपर 4/15 और नीचे हो गया 3/15 प्लस 2/15 प्लस 4/15। तो 15 15 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली बचा 4/3 और 2 5 और 4 9, 4/9। और आप देख सकते हो आंसर इज 4/9। ठीक है गौरीश, ये एक क्वेश्चन मैंने बताया, पहले आप इसको सुन लो, फिर मैं आगे के और क्वेश्चन भी बताता हूँ। और अगर इसी में आपको सब याद आ गया तो मैं साथ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, वो आप एक बारी देख लेना। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी जरूरत हो तो इस वीडियो को उसको भी बोल देना, देख लेंगे तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं भेज रहा हूँ आपको, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।